वैसे देख लो ये छठा नंबर क्वेश्चन, इसने कहा है डाइक्रोमेट आपके पास ना, आरपीएस का क्वेश्चन है। इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया। हाउ मेनी टिन +2, ये टिन +2 लिख दिया जी, और ये टिन +4 में कन्वर्ट हो गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ टिन +2 वुड बी ऑक्सीडाइज्ड टू टिन +4 बाय 1 मोल ऑफ, ये बाद में सोचेंगे। अब इसका डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अगर आप सब इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हो। वैसे 6, ये 6 × 2, ये 3 × 2, ठीक है। और यहाँ डेल्टा ON आपके पास 2 हो गया। ओके, तो बस करना क्या, ये वाला 2 इधर भेज दो, ये 6 इधर भेज दो, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। अब आपसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट से कितने टिन ऑक्सीडाइज होंगे, 3। 2 से कितने ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 6। 1 से कितना ऑक्सीडाइज होगा, 6/2 = 3। तो इस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर हमारे पास छठे क्वेश्चन का 4th आ जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है जी। अब इसमें से क्वेश्चन 4, 3 दिख रहे हैं मेरे को, हो सकता है बीच वाला पूछा हो। ये 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, लो जी KMnO4 लिख दिया। ये Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, टिन सेम ही हो गई। तो SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। यहां का डेल्टा ON जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं खुद बताएंगे, और यहां का डेल्टा ON, ये ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का 2। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 8 मोल्स ऑफ। चलो पहले सोच ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 यहां आ गया और ये 2 यहां आ गया, ठीक है। इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने चाहिए, 2। इसके 8 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2/5। 8 मुझे याद आ रही, सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। हो सकता है बच्चा क्लास में ना आ रहा हो तब। 16 / 5, तो ये 3.2 आंसर आपके पास आ जाएगा। अब तो क्लियर होगी बात, जिसने भी पूछा था ये, ठीक है। वैसे ही बच्चा है फिर नारंग साहब, सेम्यू नारंग, ठीक है। चल अब मैं अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 8:32 हो गए। 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, जो मेरे को बच्चे ने डाउट भेजे थे। लिसन केयरफुली। तो मैंने सोचा था कि क्लास में करवा दूंगा, हो सकता है 2, 4, 5 का और भी डाउट हो। बच्चे देखो, मेटेलिक कंडक्टर आज मुश्किल से 40 मिनट का काम है, क्लियर। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सीखना। फॉर्मूलों का कलेक्शन है, मैं बार बार बताता रहूंगा कौन से फॉर्मूले आपने अपने कॉपी में लिख लेने जो काम के हैं। देखो, मेटेलिक कंडक्टर का सिंपल मीन क्या हुआ, जिसमें कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, इतना अंडरलाइन होना चाहिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों को इकट्ठा कर दे। मेटेलिक कंडक्टर का सिंपल मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। कंडक्टेंस की वजह क्या है, कंडक्टेंस की वजह है इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी सबस्टेंस इसमें टूटता नहीं है। कैसे टूटेगा, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो कोई सबस्टेंस क्यों टूटेगा। मान लो सोडियम है, और सोडियम में कंडक्टेंस हो रही है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इस वजह से तो कंडक्टेंस होगी ना। सोडियम को टूटेगा थोड़ी, डिकम्पोज थोड़ी होएगा। जो कि पिछले 10 एग्जाम्पल जो हमने पढ़े, पिछले 10 एग्जाम्पल जो हमने पढ़े, ये देखो ना, इसमें पूरा कंपाउंड खत्म हो गया। क्लियर। अगर आप 2 फेराडेज फ्लो कर रहे हो तो मोल 4 बन गए, कितने बड़े नोड, ये सब हमने कल परसों तामझाम किया था। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हो ना, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, तो यहां कंडक्टेंस की वजह क्या है, आयंस है। इसमें पक्का 101% क्या होएगा, डिकम्पोजिशन होना ही होना है। तो रट्टे मारने की कोशिश मत करो। मेटेलिक कंडक्टेंस की वजह इलेक्ट्रॉन्स है, विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस, मिस हो गया यहां से वर्ड, विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है जी, सबस्टेंस के टूटे बिना, विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस। और जैसे सोडियम में कंडक्टेंस, और इसके 10 एग्जाम्पल हम दे चुके हैं ऑलरेडी।
क्लियर, जिसमें कंपाउंड पूरी तरह से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जल्दी से पढ़ लेते हैं आधे मिनट में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन, डन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is due to the flow of electron only, there is no flow of matter, done. The electrical conductance, अब ध्यान से सुनना भाई, अगर किसी मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा और केमिस्ट्री के सॉलिड चैप्टर में पढ़ा तो आपको क्या बताया गया था, जब भी मैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करूंगा, टिक्कर सुनते रहना भाई, जब भी मैं मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करूंगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में क्या करेगी, घटेगी। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्टेंस की बात करेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होएगा, ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोजिशन स्टार्ट होएगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। भाई इसमें तो डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कहां थे, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन शेल में। वो टेम्परेचर बढ़ने से इनफाइनाइट पे, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, डाउन। लास्ट 30 सेकेंड। मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक कंडक्टर विदाउट एनी डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर इनवर्सली, आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस, क्लियर है। इसमें सबस्टेंस इटसेल्फ पार्टिसिपेट करके डिकम्पोजिशन होगा, आयनिक इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस पूरी लिस्ट में आपको कोई डाउट आ रहा है, इमीडिएटली मेरे से डिस्कशन करो, मैंने इसको समराइज करके आपके सामने लिख दिया। और अगर आप इसमें से इंपॉर्टेंट चाहते हो कि टीचर इंपॉर्टेंट बता दे तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आपकी तरफ से तो आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज में सबसे पहले कंडक्टेंस की बात शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला भी, ठीक है जी, इसको मैं भी लिख देता हूं, कैपिटल जी। ये हमने एनसीईआरटी के लेटर्स को ही फॉलो किया, सिंबल्स को ही फॉलो किया, और आप फिजिक्स में ऑलरेडी जानते हो कैपिटल जी इनवर्सली टू आर, आर आपके पास कौन है, रेजिस्टेंस है। चलो ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और करके इसको लिखा जा सकता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है जी। R के बारे में सारी जनता जानती है, रेजिस्टेंस हो गया, L लेंथ हो गई है, A क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, रो आपके पास R के ऑपोजिट ही खड़ा है, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमने एक नया वर्ड भी रख लिया है, क्लियर। इसी को हम लोगों ने बार बार अगर बोलना है, रेजिस्टिविटी, मेरी गलती, रेजिस्टिविटी, ठीक है जी, रेजिस्टिविटी। तो अगर आप दिमाग लगाकर सुन रहे हो और समझ रहे हो मेरी बात को, तो R रेजिस्टेंस है और रो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था फॉर्मूलों का कलेक्शन करो सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो पहला फॉर्मूला आपके पास G इज इक्वल टू 1/R, G आपको समझ में आ गया, कंडक्टेंस। और यहां आपके पास R, ये भी भूल जाओ डायरेक्ट, ये सीधा याद रखो, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। L कौन है जी, क्रॉस सेक्शन एरिया, A कौन है जी, L कौन है लेंथ, और A कौन है क्रॉस सेक्शन एरिया, रो कौन है रेजिस्टिविटी, R कौन है रेजिस्टेंस। लो जी थोड़ा सा और गेम खेलते हैं। R को मैंने लिख दिया 1/G, इसको लिख सकता हूं मैं क्योंकि मैंने पहला फॉर्मूला देखा हुआ है, R को मैंने लिख दिया, ये तीसरा फॉर्मूला लिखकर आ रहा हूं। R को मैंने लिख दिया क्या, R को मैंने लिख दिया 1/G, और जो रो है ना बच्चे, रो, क्लियर, इसको मैंने लिख दिया 1/kappa। वैसे इसको के ही बोलेंगे हम लोग, क्लियर। ये सिंबल होता है kappa, KAPPA। अब आप सोचो रेजिस्टेंस का उल्टा कौन है, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होएगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। तभी मैंने आपसे बार बार कहा था पिछली क्लास में भी, आज सिर्फ फॉर्मूलों का कलेक्शन चल रहा है। बच्चे कहेंगे इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, इसको तो कलेक्शन करके रखो। इसमें तुम्हारे सामने कम से कम 5 अलग अलग क्वांटिटीज आ गई हैं। G कौन हुआ, कंडक्टेंस, R कौन हुआ, रेजिस्टेंस, रो कौन हुआ, रेजिस्टिविटी, और कापा कौन हुआ, कंडक्टिविटी। एक चीज जिसकी तरफ आपने ध्यान देना है, प्रॉपरली ध्यान देना है, क्लियर, वो हमारे पास है L बाई ए। L बाई ए कौन है जी,
इट इज नोन एज अ सेल कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैं फिर कह रहा हूं 12वीं के लिए इतना आइडियल टॉपिक है ये कि पेपर वाले इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं 12वीं के लिए। ये उतना आइडियल टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, इसलिए हमने भी इसको लास्ट प्रायोरिटी पे देखा, क्योंकि छुट्टी से पहले पहले सब कुछ सिखा दिया, बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद का गेम जो थोड़ा बहुत पेपर वाले फोकस कर लेते हैं वो आपके पास यूनिट्स है। ठीक है जी, तो सबको पता है आर की यूनिट क्या होगी, सब जानते हैं OHM, ओम्स। ठीक है जी, इसका उल्टा आर का उल्टा जी था, तो इसको भी उल्टा ही लिख दिया MHO। जनरली प्रोनाउंसिएशन में इसको मो बोल देते हैं, इसी को हम लोग साइमंस बोल देते हैं। क्लियर ना? ये मैं अलग से लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसी को हम लोग साइमंस लिख देते हैं। ठीक है जी, इसी को हम साइमंस लिख देते हैं। ओम लिख दिया जी, यहाँ MHO और साइमंस लिख दिया। अब अगर आप रो की तरफ जाओगे, रो कौन है जी? इट इज द, वापस बोल रहा हूं चौथी पांचवी बार, इट इज द रेजिस्टिविटी। तो ध्यान से सुनना, ये कौन है? OHM। ये कौन है? मीटर स्क्वायर। नीचे डिवीजन में कौन चला गया? मीटर। ये कैसे कैंसिल हो गया? तो ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ, ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रो। अच्छा जी, कापा की बात करो, लो जी कापा इसका उल्टा कर दो बिल्कुल। ओम को मो लिख दो, मीटर को मीटर इनवर्स लिख दो, बात खत्म। तो आपको इन यूनिट्स पे फोकस करना है। उसके बाद सेल कांस्टेंट, उसके बाद सेल कांस्टेंट, उसके बाद सेल कांस्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं इनका कलेक्शन कर लेना। L मीटर है, A मीटर स्क्वायर है, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास क्या यूनिट हो जाएगी? यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट। इसी पेज पे आपके पास फॉर्मूले तो 3 है और यूनिट्स 5 है, R, G, रो, कापा, सेल कांस्टेंट। तो मुझे इसमें कोई रटने की बात लगती नहीं है। क्लियर? और अब हाईलाइटेड पोर्शन में यहां चले हम लोग, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं अब, क्योंकि मेरा काम हो गया। और अब तक का रिकॉर्ड ये है कि जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो बस इतना इतना लिख कर आते हैं। ये देखो, उसको भी छिपा दो चाहिए वाला। बोर्ड पर इतना लिखने से मेरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सारे के सारे। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो हम आगे बढ़े। 3 फॉर्मूलों का कलेक्शन है और 5 क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। चलो, अब हमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो, यहां पहुंचकर SI यूनिट, सारा कुछ मैंने बता दिया। SI यूनिट, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, साइमंस मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, ये लिखा हुआ मीटर इनवर्स, ये सारी यूनिट्स हमारे पास है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कुल मिला के बस आपके दिमाग में एक फॉर्मूला रहना चाहिए कि मेरे पास R इज इक्वल टू रो L बाई A है। क्लियर? या फिर R इज इक्वल टू रो L बाई A है, या फिर इसकी जगह R लिखा रहे तो ये L कप्पा बाई A है। क्लियर? या फिर इसको 1 बाई G। मैं कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। इस प्रैक्टिस की नीड है ही नहीं, बस वो फॉर्मूला पीछे था ना, उसको बार बार यूज करते रहो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। R को 1 बाई G लिख दिया, रो को 1 बाई कापा लिख दिया। जिसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हम, जिसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हम वो L बाई A, और जिसका कुछ कर सकते हैं उसको उल्टा करके लिख दिया और R को भी उल्टा करके लिख दिया। अब जिसमें से जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर ढूंढ लेंगे हम लोग। इतने एक्सपर्ट तो हमें बनना पड़ेगा ना। बोलो भाई, ठीक है जी। चलो, अगला टास्क इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। क्लियर? लैम्डा इक्विवेलेंस, और एक होएगा आपके पास मोलर कंडक्टेंस। और आपको पता है इसी के साथ ना टोटल 7 क्वांटिटीज है वो एंड हो जाएंगी। टोटल 7 क्वांटिटीज है वो एंड हो जाएंगी। क्लियर? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था थोड़ा फोकस करके रहो। और हमारी कल की क्लास पूरे डाउट्स पे चली जाएगी। कल के 20 मिनट, आज के भी 20 मिनट। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतने स्लो वे में हुआ है ना, आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। और कल का स्पेस भी मिल गया था। कल कितने लोगों ने कमाल किया होगा घर पे, वो आज पता चलेगा जब हमारी डाउट सेशन लगेगा। ठीक है जी, सुनो भी ध्यान से। तो लैम्डा इक्विवेलेंस को मैं बड़ी सिंपल वे में डाल के दूंगा आपको, इसको मैं पढ़ ही नहीं रहा। मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया, 1 इक्विवेलेंट सिंपल कंडक्टेंस। मैं फिर कह रहा हूं यहाँ फॉर्मूलों का कलेक्शन करना, तुम 12वीं का पेपर देने नहीं जा रहे हो। यहाँ फॉर्मूलों का कलेक्शन करना, और लीस्ट प्रायोरिटी का टॉपिक है ये कंडक्टेंस ड्यू टू द 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट समझ गए ना? सॉरी।
वन इक्विवेलेंट समझ गए ना आप लोग? वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की उसके इक्विवेलेंट के बराबर अमाउंट ले लो, उसको बोलते हैं वन इक्विवेलेंट। अब तो थोड़ा बहुत सारे सीखने लग गए होंगे। मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना? कंडक्टेंस ड्यू टू वन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर ना? हमने यहां क्या कर दी है, वन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ले लेनी है, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पे फोकस करोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी? तो फॉर्मूला इसका है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा, लैम्डा इक्विवेलेंस भी लिखना है, एम नहीं लिखना। लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू कापा इनटू वी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व नहीं किया था, अब आपने इसको पानी में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बना लिया है, तो वहां वॉल्यूम का भी जिक्र आ गया है, वहां वॉल्यूम। और बच्चे जितने भी मेरे साथ क्लास में बैठे हैं, क्लियर, मुझे कम से कम 70-80% बच्चों पे कॉन्फिडेंस है कि उनको ये पता है कि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी जगह पर मैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा? नॉर्मेलिटी। सर आप नॉर्मेलिटी क्यों लिख रहे हो? मेरे से पहले आप लोग जवाब दे दोगे कि जब इक्विवेलेंट टर्म यूज करोगे तो नॉर्मेलिटी लिखोगे, और जब यहां मोलैरिटी टर्म यूज करोगे तो कैपिटल एम लिखोगे। मान लो मैं आपको इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की जगह पर मोलर कंडक्टेंस बोलने लग जाऊं तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी यूज कर लोगे। फिर कह रहा हूं आपसे, ऊपर जो 3 स्टार दिख रहे हैं, 3 फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फॉर्मूला बन रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा, और ऊपर के तीनों फॉर्मूलों को सिंपल लाइन में लिख लिया करो बच्चे। कौन सी वाली? मोर देन सफिशिएंट है। फिर कन्वर्जन लगाते रहो। एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखो, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर को बदल लो 1 बाई जी, रो को बदल लो 1 बाई कापा। क्लियर? आर को आर पड़ा रहने दो, रो को 1 बाई कापा कर लो, और रो को रो पड़ा रहने दो, आर को 1 बाई जी कर लो। वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन कैसा है, ठीक है? चलो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा इनटू वी एक आ गया। अगर मैं इसको लैम्डा, यहां पे इसकी यूनिट बनाने में इंटरेस्टेड हो तो इकट्ठी बना देंगे। ये लो जी, लैम्डा एम लिख दिया, इसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हो। इसको मैं लिख दूं कंडक्टेंस, इसको तो तुम खुद ही डिफाइन कर दोगे, बोलोगे सर कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी, कंडक्टेंस। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या कर दोगे? कापा। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या कर दोगे? कापा इंटू वी। क्लियर? इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो जिसको मैंने हाईलाइट करना है वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे पता है इसके न्यूमेरिकल बनने। तो जब इस टॉपिक को आप शायद ऐसे करते होगे, जब इस टॉपिक का रिवीजन करने लगो तो बोलना टीचर ने कहा था एक फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ये दिमाग में रख लो। फिर लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इतना दिमाग में रखो। मुझे लगता है इससे आगे तुम्हें कुछ करने की नीड पड़ेगी। फिर भी तुम्हें चाहिए कि सर एक बार ना जो पेज लगा हुआ है उससे डिफाइन कर दे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने क्या कहा, कंडक्टिविटी की बात की है of the all ion produced by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in the solution। वही तो मैंने लिखा, मैंने सिंपल वर्ड्स डाल दिए। इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कापा इनटू क्या हो गया? वॉल्यूम। क्लियर? इनटू क्या हो गया? वॉल्यूम। ओके, वेयर v is the volume of solution in सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मिलीलीटर। आप जानते हो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 cc। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है जी। तो लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कापा इनटू वी। अब जैसे आप लोगों ने इस मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, आप सारे स्मार्ट बच्चे हो, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1000। क्लियर? तो मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? लीटर में, डिवाइड करके 1000 से। लेकिन मैंने कहा कि जो मैंने लिखा उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वही तुम्हारे काम आना है और आज तक बच्चों के वही काम आता है। ये वाला वो तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं, क्योंकि ना एक्चुअल में हैंड रिटन से ज्यादा बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है प्रिंटेड पे, जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। तो प्रिंटेड पे एक्सपीरियंस आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो मैंने प्रिंटेड दिखा दिया आपको, और फाइनली फिर आप कहोगे ठीक है ये बात बन गई है, इसी से काम चलाना है हमने अपना। लो जी,
क्लियर? ये उसने सिखाया कि कैसे उसको कन्वर्ट किया गया ना, ये सब इसी मोड में चल रहा है। बस अब मुझे यूनिट्स की बात करनी थी, यूनिट्स पे थोड़ा सा फोकस आप लोग भी करोगे, ठीक है? चले पीछे। कापा की यूनिट तो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कापा की यूनिट लिखी थी, MHO मीटर इनवर्स, ठीक है? ये MHO मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर, पहले CGS पे चले जाए, क्लियर? इस MHO यहां लिख देते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। लेकिन अब एक चीज सोचो तुम लोग थोड़ा सा, क्लियर? ये जो M ये है क्या? सारे बच्चे स्मार्ट है, मैं पीछे जाऊंगा एक बार। कैपिटल M है क्या? इट इज मोल पर लीटर, और इट इज मोल पर लीटर को मैंने क्या लिख दिया है? सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं जी। 1 लीटर को मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? 1 लीटर को मीटर क्यूब, फिर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे कौन सी यूनिट चाहिए, अगर मुझे CGS चाहिए तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मुझे MKS चाहिए तो मीटर क्यूब। तो बच्चे ध्यान से सुन लो और समझ लो, ये MHO सेंटीमीटर, यहां मोल पड़ा हुआ था, यहां सेंटीमीटर का क्यूब आ गया, तो डेरिवेशन हो गया हमारे पास। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको पता है, मैं इन दोनों को मर्ज करके इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा? MHO सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पर मोल। चलो एक बार फिर, अगर आपको समझ में आई बात तो, नहीं आई तो दोनों चीजें। मेरे पास कापा पड़ा हुआ है, कापा की यूनिट आप लोगों ने मुझे बताया था साइमंस, क्लियर? इसके साथ बताया था सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे है मोल, ऊपर मोल पर लीटर, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब तो ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां मेरे पास यूनिट जो फाइनली बनेगी, मेरे पास बन जाएगी साइमंस, क्लियर? अगर आप लैम्डा M पे जा रहे हो तो साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है जी। और अगर आप लैम्डा इक्विवेलेंट पे जा रहे हो तो साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, आप सारे समझदार हो, इक्वी पर इक्विवेलेंट, ठीक है जी। चलो एक छोटी सी बात और कर ले। एन फैक्टर का नाम तो आपने मेरे ख्याल में 50 बार सुन लिया अब तक। एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है जी। यह एन फैक्टर मान लो आप NaCl की बात कर रहे हो, यह एन फैक्टर मान लो कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे हो, यह एन फैक्टर मतलब AlCl3 की बात कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गाइड करना, एक लैम्डा M होएगा, एक लैम्डा इक्विवेलेंस होएगा, क्लियर? यहां भी कापा है, यहां भी कापा है, यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 है, ठीक है। यहां आपके पास कैपिटल M है, यहां कैपिटल N है। तो NaCl के लिए लैम्डा M में और लैम्डा इक्विवेलेंस में कौन ज्यादा है? बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओए जपनीत, एन फैक्टर एक है ना, तो दोनों बराबर है, ठीक है जी। यहां लैम्डा M, यहां लैम्डा इक्विवेलेंस, बाकी सारा कचरा मैंने हटा दिया, सिर्फ नीचे कैपिटल M लिख लिया, यहां कैपिटल N लिख लिया। बच्चों को पता है M इंटू 2 इज इक्वल्स टू N, तो क्वांटिटी में तो M ही ज्यादा होएगा, ठीक है। तो बताओ लैम्डा M ज्यादा है, लैम्डा इक्विवेलेंस ज्यादा? डिनोमिनेटर में जो अमाउंट बड़ा हो गया, हाँ जी, नहीं डिनोमिनेटर, एक में 100 का डिवाइड, एक में 200 का डिवाइड। मैं वही तो कह रहा हूं आपको, अब थोड़ा सा एक बार रब करके फिर सोच ले। मेरे पास मान लो मोलैरिटी 1 है, नॉर्मलिटी की बात करनी है, मोलैरिटी 1 है, ठीक है। मोलैरिटी 1 है मेरे पास, मैं फिर आपसे पास आ रहा हूं, मोलैरिटी 1 है मेरे पास, और सोल्ट मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है। तो कोई बताएगा नॉर्मलिटी कितनी होगी? नॉर्मलिटी 2 होगी ना। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? नॉर्मलिटी का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, टिक कर सुनते रहना। मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, नथिंग इज डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा आपके दिमाग तक बात पहुंचानी है कि अगर मोलैरिटी 1 है तो नॉर्मलिटी क्या होगी? 2। इस पे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं ना। अगर AlCl3 है, अगर आपके पास AlCl3 है, उसकी मोलैरिटी अगर 1 हो
तो कोई भी बच्चा नॉर्मलिटी को तो 3 बोलेगा ना। तो यही तो लिखा है मैंने यहां से। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। क्लियर। अब आपसे पूछने वाला हूं कि अगर लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंस को कंपेयर करें, लैम्डा एम बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है, यहां डिनोमिनेटर बड़ा होती है, वैल्यू क्या होगी, छोटी हो गई। क्लियर है? नहीं, मैंने उल्टा नहीं लिखा था, जैसे जैसे आप बोलते जाए, जपनीत की लाइन लिखी थी मैंने यहाँ पर, और समझाना तो मैंने उल्टा इसलिए लिखा था, मैंने लिखकर मैं आगे बढ़ जाता ना। जपनीत ने ही बोला था, जपनीत यस और नो, हाँ, इसीलिए जपनीत को समझाना था ना, ये लिखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, मुझे तो कंफर्म है ना कि नॉर्मलिटी ज्यादा होती है, लैम्डा इक्विवेलेंस कम ही होगा, डिनोमिनेटर में होगा। लैम्डा मेरे पास एम और इक्विवेलेंस का कंपेयर करना है, तो मुझे पता है नॉर्मलिटी का न्यूमेरिक वैल्यू एन फैक्टर 1 से ज्यादा होते ज्यादा हो जाता है, तो नॉर्मलिटी ज्यादा डिनोमिनेटर में, तो लैम्डा इक्विवेलेंस तो कम ही होना है। क्लियर? ये बच्चों तक रीच होनी चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनो भाई। तो अब मुझे यह एक रिलेशन की बात करनी है, ध्यान से सुनना। ये काम की बात आएगी जिसको मैं कलेक्शन में डालता हूं, मेरे कलेक्शन में डालता हूं जिसको मैं, और आपको भी कलेक्शन में डालना चाहिए। लो जी, अगर इन दोनों को बराबर करना है, न्यूमेरिक वैल्यू किसकी कम थी, इक्विवेलेंस की, तो इसके साथ या तो हाँ एन फैक्टर कर दो। इस चैप्टर में वो न्यू से लिख देते हैं इसको, न्यू। क्लियर? उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बात समझनी थी सिर्फ। ये आपके कलेक्शन में चला जाएगा, ये आपके कलेक्शन में चला जाएगा, और न्यू आपके पास इनडायरेक्टली ये है, ये एन फैक्टर को ही शो कर रहा है। तो आपके कलेक्शन में क्या क्या गया आपको पता चल गया। मैं पीछे चलता हूं जी। आपके कलेक्शन में सिर्फ इस पूरे पेज से एक फॉर्मूला गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये जो मैं बच्चों से काम करता हूं। फिर दूसरी बार एल लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी, लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कापा इंटू वी। बट अगर लैम्डा इक्विवेलेंस है तो डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, और मोलैरिटी है अगर लैम्डा एम में, तो दोनों का रिलेशन ये फाइनल आ गया आपके पास। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से बात करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, और बहुत इजी टॉपिक चल रहा है ये। चलो, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। लो जी, ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, तो यहां पहुंच गए हम। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो ठीक है, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। बस आपको थोड़ा सा सोचना क्या था। एक छोटी सी बात और मैं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दूं। कई बार ना नॉन मेडिकल के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आया, अगर आप सीजीएस में लेके चल रहे हो तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी लगता है, और अगर आप एमकेएस लेके चलते हो तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय एम चलता है। बस क्लियर? अगर आप सीजीएस यूनिट चला रहे हो तो 1000 अपॉन एम में, और एमकेएस लेके चल रहे हो मतलब एसआई यूनिट लेके चल रहे हो। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू, बस अब चेक कर लेना, एमकेएस का मतलब क्या होना चाहिए, साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल, और यहां क्या होना चाहिए, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये छोटी सी बात थी जो आपको यहां गौर करनी थी, बस, और कुछ नहीं। ये मैंने बताई दी आपको। कोई जेड लिख देगा, कोई जो जपनीत ने बोला एन लिख देगा, कोई न्यू लिख देगा, वो अपनी अपनी चॉइस है, हमें कोई मैटर नहीं करता इसमें ना। हाँ जी, ओके, ये क्वेश्चन है बच्चे। मैं थोड़ा सा आपको इनवाइट कर रहा हूं कि प्लीज इसको सुनो, देखो, और आप 90 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो तुम्हें समझूंगा कि हमने काम कर लिया, नहीं तो फिर गड़बड़ है। 90 सेकंड्स, 8:59 हुए बच्चे, करना रिस्पॉन्ड इसको पढ़ के। साथ साथ में मैं आपकी हेल्प करता चले जाता हूं। R इज इक्वल टू 100 ओम है, मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा।
हाँ ये लिख दी मैंने साइड में। चलो अगर आप मुझे गाइड कर पाओ तो बात का मजा आ जाएगा। बस हमें फाइनल आंसर नहीं निकालने, गाइडेंस चाहिए आपकी, क्या क्या करना चाहिए हमें। हाँ 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 हाँ, इसने एक लाइन बोली है, बिल्कुल बिल्कुल, बस बात ही खत्म हो गई यार। तुमने ना एक्चुअली में आत्मा निकाल ली क्वेश्चन की। वो कह रहा है कि विद दिस वन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, तो R इज इक्वल्स टू क्लियर 1 बाई कापा L बाई ए। ठीक है जी, तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, L बाई ए कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत परफेक्ट लाइन बोल दी तुमने। मैंने कहा था 12th स्टैंडर्ड की क्वेश्चन है, कभी कभी हिट कर दिया तो तुम्हारी लगेगी लॉटरी। क्लियर। अगली बार R 1 बाय कापा, ठीक है, ये पूछा हुआ उसने, ये L बाई ए। अब उल्टा गेम हो गया, अब ये हमें कंफर्म है, ये हमें कंफर्म है, ठीक है ना। अब ये हमें कंफर्म है और रेजिस्टेंस भी हमें कंफर्म है, तो इस चीज का कापा निकल आएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। ये अब आप कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट बोला था बच्चे ने। अब उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला है, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये सेल का निकल आया, आपने निकाला है दूसरे स्टेप में। ये 1000 और लैम्डा, ये मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.02, ठीक है, और लैम्डा एम भी कैलकुलेट हो जाएगा तीसरे स्टेप में। रखी थी ये थॉट्स अपने क्या, वो सीजीएस में चलना पड़ेगा ना आपको। ये कैपिटल एम है, साइमंस पर मीटर, तो 1000 मत करना, मैं इसको पर सेंटीमीटर मान के चल रहा था। तुम्हारी बात में 500% दम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। बात कैलकुलेशन फॉर्मूले का था ना, वो तो यूनिट पे चल जाएगा साहब काम, ठीक है। वो मेरी गलती है कि अगर उसने साइमन पर मीटर रखा है तो मैं एमकेएस में निकाल लूंगा। तुम ज्यादा सही हो, मैं बिल्कुल सही नहीं हूं इस मामले में। मैं सही हूं सिर्फ कि फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे। और एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोल दी, क्लियर ना, दिल जीत लिया उस बच्चे ने। सिंपल कि इस मामले में आपको ये देखना है कि एक ही चीज देखनी है कि सेल सेम है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, सेल सेम है, तो मेरे भाई सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, और वही इस क्वेश्चन को खोलने की चाबी बन गया। चलो इसका सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, ये वाला थोड़ा सा फोकस करो, अगर आप कर पाओ तो मजा आ जाएगा। वही सेम 90 सेकेंड्स, ये तो ना गंदे कामों पे आ गया, कॉन्सेंट्रेशन निकलवाएगा। मास 200, हाँ भाई कुछ ढंग की बात तो की नहीं भाई साहब ने। लैम्डा इक्विवेलेंस कापा 1000, मतलब तुम्हारी स्किल्स पता है कौन सी चेक कर रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर वाली ना। कापा तो पता ही है, 1000 भी पता है, क्योंकि इसने साइमंस में दे दिया था विभू ना पर सेंटीमीटर, तो नॉर्मेलिटी निकालो, सीधे पुट करो, आंसर निकाल के परे मरो। अगर आप मोलैरिटी भी निकाल लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना। फिर आप
जो निकलेगा उसमें डिवाइड कर देना, लैम्डा इक्विवेलेंस निकल आएगा। n का डिवाइड कर देना 2 का, है ना। तो क्वेश्चंस को यूज करना आप देख पा रहे हो ना, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। मतलब वो कितनी कोशिश कर ले क्वेश्चन घुमा सकता ही नहीं है, इस क्वेश्चन इनमें क्वेश्चन घुमाने के चांस ही नहीं बनते। लो जी, अब एक बड़ा छोटा सा काम शुरू कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड जी विद कॉन्सेंट्रेशन। यहां मैं आपको बता दूं जो काम शुरू होने वाला है, DBYE क्लियर, HUCKEL ONSAGER, जनरली इसको बोलते हैं DHO इक्वेशन। नॉन मेडिकल वाले बड़े लट्टू रहते हैं इस पर ना, क्वेश्चन डालते डालते, क्लियर। डिबाई हकल ओज़ाइगर इक्वेशन चाहता क्या भाई, ध्यान से सुनना, बात में ना बिल्कुल दम नहीं है, इसलिए बोल रहा था इस टॉपिक को हमने लीस्ट प्रायोरिटी पर रख के समझाया हुआ है। इससे पहले भी तुमने आधा घंटा मेरे से पढ़ लिया, इस हाफ एन आवर में तुम्हें लगा यार ये तो आज पता नहीं क्या खतरनाक चीज समझा गया, ये तो कभी समझ में आ ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें आपको दिख रहा है तो बता दो। एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बाकी सब हट गया यहाँ से। दूसरा फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम में, लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एन। और है क्या इसके अलावा, मैंने हाईलाइट किया इसको और ये कहा था फॉर्मुलों का कलेक्शन करो, तुम विनर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनने वाले हो। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करवाए, उसमें तुम्हें हो सकता है कंफर्ट जोन आ गया हो। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड जी विद कॉन्सेंट्रेशन। मैं थोड़ा टर्म बदल देता हूँ, क्लियर। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड जी, मतलब दोनों कंडक्टेंस है, एक तो आपके पास कंडक्टेंस है, दूसरी मोलर कंडक्टेंस है। वॉल्यूम के साथ में क्या चेंज आ रहा है, वॉल्यूम के साथ में क्या चेंज आ रहा है। तो डिबाई हक्कल और सेंगर ने क्या किया, अपनी इक्वेशन दी, क्लियर। उसने क्या कहा, उसको इतना सोचने की नीड ही नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार ना पिछले चैप्टर पे चलते हैं जिसमें तुम मास्टर हो, नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। वहां नाम सुना था ओस्टवाल्ड का। ओस्टवाल्ड सर क्या बोल रहे थे, व्हेन वी इंक्रीजेस वॉल्यूम द अल्फा इंक्रीजेस। तो भाई जब आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और सिंपल सी बात है, क्लियर ना। यूजुअली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। मैं अपनी तरफ से लिख दूं इंक्रीज इन वॉल्यूम, ज्यादा ठीक नहीं। यूजुअली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, नहीं, ये लिखा है बाद में उसने इंक्रीज इन डाइल्यूशन। आपको पता है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या है, हाँ जी बिल्कुल। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग गया तो कंडक्टेंस, किसी का माइक गड़बड़ चल रहा है ना, क्लियर है, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, क्लियर। उसके बाद इन भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, क्लियर, ये रहा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस ए रूट सी, क्लियर है। यही लिख लेते हैं, चलो इसको हम लोग, ये कौन सा नंबर था, 1 था, 2 नंबर, क्लियर। इतनी जितना लिखा होता है उतना लिखना नहीं पड़ता हम लोगों को। लैम्डा एम नॉट का मतलब है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इसको मैं इनफाइनाइट भी लिख सकता हूं। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम। फिर मैं कह रहा हूं प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, जब कभी भी वॉल्यूम इनफाइनाइट हुआ, वॉल्यूम इनफाइनाइट, तो अल्फा 1 हो गया था, तो मतलब पूरा के पूरा क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। माइनस ए रूट सी, तो सारी चीजें पता है, ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे होएगा और ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट वॉल्यूम पे होएगा। यहां कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, यहां वॉल्यूम इनफाइनाइट है, और दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। सी कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिबाई हकल सेंगर का इक्वेशन है। भाई साहब ने क्या कहा, ग्राफिकली सीख लें थोड़ा सा तो आप एंजॉय कर पाओगे इस टॉपिक को भी। सो तो नहीं रहे भाई लोगों, बहन लोगों, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्दी भी हो चुकी है ना। चलो जी, अब जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जीरो है, क्लियर ना, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, ओके, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो मेरे भाई लैम्डा किसको टच कर जाएगा, इनफाइनाइट को।
लैम्डा इनफाइनाइट, यानी ये जीरो लिख लो, एक ही बात है। ये लो, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई, इसको टच कर गया। अब थोड़ा सा सोचो, अब आप ही जवाब दे दोगे, सारे स्मार्ट बच्चे और सुनते भी हो, क्लियर। मान लो ये बढ़ना शुरू हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पूरी वैल्यू आपके पास बढ़कर इसमें से माइनस होएगी, तो लैम्डा एमसी के बारे में तुम्हारा स्टेटमेंट क्या आने वाला है? हाँ बिल्कुल, ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। लेकिन ना, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल बकवास हो जाता है, क्लियर ना। जैसे कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ती जा रही है ना बच्चे, यहाँ ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल बकवास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कि कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है ना, मोबिलिटी कम हो जाएगी। भीड़ में यार चलना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल, इससे सिंपल वर्जन क्या है? जितनी भीड़ ज्यादा होगी उतना चलना मुश्किल हो जाएगा, जितनी भीड़ ज्यादा होगी उतना चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मोबिलिटी क्या करेगी? डाउन जाएगी। तो ये एक्चुअल में मैं बना तो रहा हूं, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ टिकना और सुनना, मैं इसको यहां से रब करूंगा इतना इतना, ठीक है। रब करके एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्सपेक्टेड तो था ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन एक्चुअल इससे कम आएगा। ये एक्सपेक्टेड है, लाइन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये रियल है, डाउन चली गई। बच्चे कहेंगे क्यों? मैंने अभी तो बताया, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ये किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल सही ग्राफ बना, लेकिन डिवाइसर फेल हो गए, डिवाइसर बिल्कुल डूब गए। किसके लिए? फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो ग्राफ बनाया जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड का, HCN का, सॉरी KCN HCN का, फॉर्मिक एसिड का, NH4OH का। तो भाई साहब डिवाइस साहब डूब गए, मतलब डिबाई हकल सेंगर इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम तो सिंपल बात समझते हैं ना बच्चे, y = mx - c, क्लियर। ये इंटरसेप्ट हो गया, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हुई तो इनफाइनाइट पे इंटरसेप्ट आ गया। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने कहा सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो सिंपल है, लैम्डा m घटेगा। लेकिन भाई साहब फिर फेल हो गए हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। मैंने कहा भी तुम हाई कॉन्सेंट्रेशन पे फेल क्यों हो रहे हो? कहता मैं क्या करूं यार, मोबिलिटी डाउन चली गई है, एक्सपेक्टेड से भी नीचे चली गई है। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही वीक पे अप्लाई किया फिर फेल हो गए, क्लियर। और ये लिटरली ऐसे छप्पा छपाया मिलेगा आप लोगों को, क्लियर। बोलेगा वीक का कौन सा, स्ट्रॉन्ग का कौन सा, हाई पे फेल क्यों हुआ, इस सब बातें आपके दिमाग में एज सच चलनी चाहिए, ओके। और अब जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ए के बारे में, ए मेरे पास DHO इक्वेशन का कांस्टेंट है जिसकी डिपेंडेंसी चार्ज पे है। ए ना चार्ज डिपेंडेंसी शो कर रहा है, जैसे +1 -1 वाले आ गए, मोनोकटैन मोनोनाइन उनके लिए अलग है, +2 -2 वाले आ गए, डाइकटैन डाइनाइन उनके लिए अलग है। किसकी? ए की वैल्यू, क्लियर है। इन दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या होगी? ए होगी। इसके लिए थोड़ा सा अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो, प्रिंटेड बात पे आपको विश्वास है, तो आ जाओ मेरे साथ। लैम्डा m इज अ मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, लैम्डा m नॉट इज अ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। ए एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड जो बात मैंने बोली है भी, यूनी और बाई डाई जो भी है, क्लियर। इन सब के लिए इसकी वैल्यू क्या चलेगी? अलग अलग चलेगी। तो इतने पैराग्राफ में सिर्फ दो ही बातें बोली है कि ए की डिपेंडेंसी किस पर है, क्लियर। मैंने ए लिख देना है, यहां इसको डिपेंडेंट बात कर देनी है, और यहां मैंने नेचर बोल देना है। और यहां बच्चे अगर तुम सिंपल वे में जाओ ना, नेचर, यहां भी नेचर है, यहां कौन है जी? सोल्यूट, और यहां कौन है? सोलवेंट। तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि डिपेंडेंसी दोनों पे रखो। जैसे हम पीछे जा रहे थे ना इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, यहां कौन है? सोल्यूट, मतलब उसके चार्ज। और यहां कौन है भाई? जिसको यूज कर रखा है, कौन? सोलवेंट, क्लियर। पोलर में भी ज्यादा पोलर कम पोलर, उस पर डिपेंडेंसी इसकी हो जाएगी। तो रट्टा मारने की नीड नहीं है, नेचर ऑफ बोथ लिख दो। कौन? जिसको स्टडी कर रहे हो, नेचर ऑफ बोथ जिसको आप स्टडी कर रहे हो सकता है आपके दिमाग में डिबाई इक्वेशन गई हो। और अब एक बात का हमें बड़ा सदमा लग गया, क्या? वीक पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। तभी हमारे पास एक साइंटिस्ट और प्रकट हो जाएंगे अब, जिसका नाम है कोलराउश। नाम सुना होगा,
क्लियर? ये पर्दे के पीछे बैठकर देख रहे हैं ये भाई साहब क्या गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा जी गड़बड़ हम ये कर रहे हैं कि हमसे वीक का लैम्डा एम नहीं निकल पा रहा। उसने कहा कोई नहीं, साइड पे हटो, मैं बताता हूँ। तो अब इसके बाद कोलराउश आ जाएगा। ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ये वीक का है, ये स्ट्रॉन्ग का है, एक्सपेक्टेड, ये और वो सारी बातें यहाँ डन कर दी है हमने ना। क्लियर? अब यह एक छोटी सी बात और थी, वॉल्यूम की बात की थी ना। फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। अगर मैं इसी को लैम्डा एम कापा इंटू वी लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मेरे साथ रहना। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो लैम्डा एम बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं लैम्डा एम बाई कापा कर रहा हूं, सुनते रहना बच्चे ध्यान से, या भी एज सच है, अगर मैं ये बढ़ा रहा हूं तो इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये सारा तामझाम जो यहाँ लिखा हुआ है ना, तभी मैंने कहा था थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या लिखा है उसने। वी बढ़ेगा तो कापा घटेगा, वी बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसको आपने हाईलाइट करके अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिख के रखना है। और आज जितनी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, एंड में कहोगे सर ने तो आज बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि कंक्लूसिव बातों पे ही आपने बार बार बात करनी है। वॉल्यूम बढ़ेगा भाई, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी आप ही लोगों ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। क्लियर? आप पढ़ चुके हो, आयनिक इक्विलिब्रियम आपके हाथ में आ चुका है। वॉल्यूम बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से, क्लियर, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? डाउन। देखो आप कमरे में मान लो 4 लोग बैठे हो, भी कमरे का साइज डबल कर दो तो यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट एरिया में, यूनिट लेंथ में आपका नंबर कम हो गया। हो तो 4 के 4 ही। क्लियर ना? स्टेट बड़ा है कोई भी मान लो, क्लियर, स्टेट छोटा और स्टेट बड़ा है, 2 स्टेट है, एक स्टेट छोटा एक स्टेट बड़ा है, तो पॉपुलेशन बराबर है। तो फिर आप मेजर करते हो कैसे कि जो बड़ा स्टेट है वहां पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पीपल्स कम है, और जो छोटा स्टेट है वह नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, लेकिन है तो पॉपुलेशन बराबर ही। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट एरिया में, यूनिट लेंथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दी है। अब हम कोलराउश के बारे में सीखने जा रहे हैं। समझ गए भाई? ये प्यारा सा बच्चा बन गया एक, जो बता रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी आपने। लो जी, कोलराउश प्रकट हो गए। इसके साथ ही हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हो जाएगा। क्लियर? कोलराउश की बात क्या थी? 22 मिनट क्लास की है बच्चे। क्लियर? सुपर स्लो चलोगे तब भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, सुनो। कोलराउश लॉ एंड लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इन भाई साहब ने क्या कहा, मैं बोलता हूं, फिर ध्यान से सुनना आप लोग। लिसन। इन भाई साहब ने क्या कहा? लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, लैम्डा इक्विवेलेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप समझ गए? जो सबस्क्रिप्ट में मैंने नोट लिखा है, क्लियर, ऑफ द आयन, इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा ना, ऑफ द आयन, क्लियर है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैं वर्ड्स बदल गया हूं, मैं अपने वर्ड्स लगा गया हूं, जो मेरे को समझ में आ रखा है, जो आपको समझ में आ जाएगा, इज कांस्टेंट एंड प्योरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एसोसिएटेड आयन। तो इस बात को अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो, आगे मेरे को इसका शायद डेटा भी मिल जाएगा एक यहां पर। ठीक है, मेरे साथ रहना। उसने कहा जी मेरे पास ना NaCl है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा मेरे पास ना NaBr है। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा मेरे पास ना NaI है, मेरे पास ना Na2SO4 है, मेरे पास ना Na ऐसे 50 कंपाउंड है। जो लैम्डा एम नॉट ऑफ Na है, 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 लैम्डा एम नॉट। इनफाइनाइट से ऊपर तो कुछ वैल्यू बढ़ नहीं सकती ना यार। इनफाइनाइट से ऊपर कहां जाओगे मुझे बताओ ना, जब अल्फा 1 हो चुका है। क्या कह रहा है ये? चलो प्रिंटेड पे चलते हैं, फिर कहोगे सर आपका लिखा ज्यादा अच्छा लग रहा था। सुनो,
At infinite dilution, molar conductance of an ion is independent of the nature of the other ion with which it is associated in the electrolyte, and the limiting conductance of an electrolyte is the sum of, वो बात की बात, वो जोड़ देने कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो बात ये हमें समझाना चाहता था वो ये है, लैम्डा m ऑफ द आयन कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, फ्रॉम द एसोसिएटेड आयन। अब अगर हमें Na पता चल जाए तो ClB, BrB, IB और सल्फेट भी निकल सकता है। अगर हमें Na पता चल जाए तो BrB, ClB, IB और सल्फेट भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, अब उस बात को ध्यान से सुनना और तुम्हें एक साथ ही दिमाग में आ जाएगी बात। लैम्डा m ऑफ द NaCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, लैम्डा Na प्लस, क्लियर, इसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टेंस और इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। जितने आयन्स जोड़ दिए, लैम्डा ऑफ Na2SO4, क्लियर, लैम्डा Na प्लस। अब पेन बदल के डबल कर दिया इसको। ऐसा क्यों किया, शायद बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो क्वेश्चन कर लो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या आप ये बात समझ गए? जितने आयन से जोड़ जाड़ के परे मारी, बस बात खत्म है। हे महान आत्माओं, जब मैं NaCl लेके चल रहा हूं तो मेरे पास NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस इन दोनों आयन्स के सम के बराबर होगा, हो गया। अब इसी के साथ मैं अगर लैम्डा इक्विवेलेंस लिखना पसंद कर रहा हूं, किसका जी, Na2SO4, और यहां क्या लिखना चाहता हूं, NaCl, और इसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा आपसे फिर रेड पेन से लिख रहा हूं, क्लियर, सम ऑफ आयंस होएगा बस, लैम्डा इक्विवेलेंस सम ऑफ आयंस विदाउट, ये एक सिंपल हिंट दी है मैंने, विदाउट नंबर। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते कम से कम 3 मिनट तक, तो उनको समझाने के लिए मैं आ रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। मेरे पास लैम्डा इक्विवेलेंस ऑफ द, थोड़ा सा साउंड में ना किसी के बच्चे के ना गड़बड़ है माइक में, हरमनदीप के गड़बड़ है। लैम्डा Al2SO4 होल थ्राइस, लैम्डा m में तो आप लोगों ने मेरी जबरदस्त हेल्प कर देनी है, लैम्डा m में तो आपने मेरी जबरदस्त हेल्प कर देनी है। क्या लिखोगे जी, मैं पहले इसको लिख रहा हूं, कहोगे सर 2 लिख लो एल्यूमिनियम, ठीक है ना, Al+3, क्लियर, इनफाइनाइट, 3 लिख लो आप सल्फेट, ठीक है। इसमें तो आपने मेरी जबरदस्त हेल्प कर देनी है, लेकिन इसके लिए भी आप मेरी जबरदस्त हेल्प ही करोगे। कैसे, मैंने आपको क्या कहा, एक, अगर आपको मेरी रेडॉक्स चैप्टर की लाइन याद हो, अगर आपको मेरी रेडॉक्स चैप्टर की लाइन याद हो, अगर आपको मेरी रेडॉक्स चैप्टर की लाइन याद हो, मैंने क्या बोला था, इक्वेशन बैलेंस्ड हो, इक्वेशन बैलेंस्ड हो, इक्वेशन इम्बैलेंस्ड हो, जो इक्विवेलेंट्स है ना बच्चे, वो ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर, जिसको क्या बोलते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है जी। तो मेरे पास अगर मेरे पास एल्यूमिनियम का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी दे रखी है, इक्विवेलेंस, ठीक है जी, और मेरे को अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सल्फेट की इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी दे रखी है, तो अब शायद आपको 3 मिनट होने वाले, आपको बात समझ में आ जाए। वहां मुझे सम ऑफ आयंस ही करना है, वहां मुझे सम ऑफ आयंस ही करना है, मतलब मुझे ये नहीं देखना नंबर ऑफ आयंस कितने, बस विदाउट नंबर। अगर 2 सल्फेट है तो मुझे मैटर नहीं कर रहा, मैंने बस सल्फेट का क्या लिख देना है। और यहां भी एक बात मैं फिर बच्चों को बोल दूं, सी द यूनिट, चेक कर लेना उसने सल्फेट की यूनिट क्या दी है, इसकी लैम्डा m की। अगर वो कह रहा है आपसे साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो शायद बच्चों को समझ में आ जाए ये उसकी आयोनिक मोलर कंडक्टेंस है। अगर उसने मुझे सल्फेट की वैल्यू देकर और यूनिट लिख दी साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर
पर इक्विवेलेंट, तो बच्चों को समझ लेना चाहिए कि वहां मेरे पास सल्फेट का इक्विवेलेंस कंडक्टेंस दे रखा है। मैं इसको एक बार और अप्लाई करता हूं, चेक करना और समझना। मेरे पास ना AXBY है, ठीक है, मेरे पास AXBY है, सुन लेना ध्यान से, गड़बड़ मत करना। AXBY है, मुझे लैम्डा m का इनफाइनाइट पे, मुझे लैम्डा इक्विवेलेंस का इनफाइनाइट पे क्लियर रिप्रेजेंटेशन करवाना है। और गिवन क्या है, a प्लस वाई का b, क्लियर, a प्लस वाई का b माइनस एक्स का वैल्यूज। देखते हैं कितने स्मार्टली आप इसको हैंडल करोगे। मैंने इसको लिख दिया है a भी नहीं रखते, इसको थोड़ा सा वर्ड्स बदल देते हैं, एक्स वाई रख देते हैं, एक्स वाई, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और शायद आप वेट कर रहे हो क्या लिखेगा, शायद इसी का वेट कर रहे हो ना, पर इक्विवेलेंट। अब सबसे पहले मुझे लैम्डा इक्विवेलेंस लिख के बता दो। ज्यादा देर नहीं लग गई, ये तो बोलते ही आंसर आना चाहिए। एक्स प्लस वाई बात खत्म, क्योंकि पर इक्विवेलेंट ऑलरेडी दे रखा है। अब आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे लैम्डा m सोल्व करके दोगे। इसमें पहला स्टेप पता है क्या है? फर्स्ट एक सेकंड सब बच्चों के लिए। फर्स्ट कन्वर्ट साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट टू द साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और देन अप्लाई फॉर्मूला। लो जी, अपनी हेल्प खुद करें आप। सीधा x धीरे धीरे बोलो, मैं लिखता हूं। देखो बच्चे, लैम्डा इक्विवेलेंस क्या दे रखा है आपको? दे रखा है x, इसका n फैक्टर क्या है? पता है आपको इसका n फैक्टर क्या है? y। तो लैम्डा m आपके पास क्या हो जाएगा अगर आपको पता हो तो? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कहो तो पीछे ले चलता हूं, हाईलाइटेड पोर्शन था, काफी पीछे जाना पड़ेगा। ये रहा शायद ना, हाँ ये रहा। बोलो जी बोलो। चलो, अब आपने बता ही दिया तो लिख लेते हैं। लिख दूं yx, श्योर है आप? आप 100% श्योर है? चलो अच्छी बात है। एक बार मैं पीछे दिखा दूं आपको, जो हाँ नाम करने में थोड़ी सी दिक्कत फील कर रहे हैं, जबकि इतना कोई रॉकेट साइंस था नहीं। ये वैल्यू तो दे रखी थी उसने, उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लैम्डा m आ गया ना, सिंपल। ठीक है, चलो अब आप हेल्प कर रहे हो मेरी वापिस। लैम्डा m, चलो थोड़ा सा और इसको, फिर लैम्डा इक्विवेलेंस क्या दे रखा आपको? y। n फैक्टर क्या है? उसका चार्ज। तो कोई बता पाएगा इसका लैम्डा m नोट क्या हो जाएगा? xy। ठीक है जी, बस अब सीधे अप्लाई कर दो यार, आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी, ये तो वैल्यूज आ गई ना लैम्डा m और लैम्डा उसकी मोलर कंडक्टेंस आयन की। तो अब आप AXBY को देखो, कितने आयंस है? x है। A की वैल्यू क्या आपके पास? स्टार्ट वाली yx,
प्लस नंबर क्या है y, वैल्यू क्या है xy। इस पूरे को सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, शायद थोड़ी देर पहले बच्चे ने मेरे को आंसर भी दिया था, x स्क्वायर वाई प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर। ये कोई मैथ्स नहीं चल रही है, अगर डेटा यहां होएगा तो सीधे आंसर आएंगे। इसमें जो मेरा मोटो था वो आप तक रीच बनाना था कि अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंस दे रखा हो, अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंस दे रखा हो और लैम्डा इक्विवेलेंट ही निकालना हो मॉलिक्यूल का, सीधे सम करके परे मारो उसको। इसीलिए बार बार बोलता हूं, वहां अगर बच्चों का ध्यान चला जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, आपको उसकी यूनिट देखनी है, उसकी यूनिट देखनी है। अगर यूनिट ऑलरेडी पर इक्विवेलेंट है, अगर यूनिट ऑलरेडी पर इक्विवेलेंट है, अगर यूनिट ऑलरेडी पर इक्विवेलेंट है तो आपको सीधे जोड़ देना है। अगर पर मोल है तो एम लैम्डा में, अदरवाइज पहले उनको क्या करो, कन्वर्ट करो, फिर आंसर निकलेगा। लो जी, अब तो दुनिया का सबसे आसान काम शुरू हो गया है। कोलराउश के एप्लीकेशन की बात चलेगी। सबसे पहले मुझे कोलराउश के एप्लीकेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक, जिसके लिए हमने लड़ाई शुरू की थी, लैम्डा एम ऑफ द वीक कैलकुलेट करने में मेरी हेल्प करेगा। ये पहला एप्लीकेशन, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे हमारे पास, ये क्वेश्चन करेंगे हम ना। दूसरा, ये अल्फा निकालने में हमारी हेल्प करेगा। अल्फा कौन है, डिग्री ऑफ, जो बच्चों को थोड़ी देर पहले पता था, डिसोसिएशन। और किसकी, वीक पे लड़ाई चल रही है। और जब वीक का हमारे पास अल्फा आ गया तो ये हमारी के ए निकालने में हेल्प करेगा। अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, देखो ना, अल्फा निकल आएगा, के निकल आएगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर आप बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, लैम्डा एम एट गिवन बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट। लैम्डा एम, जो वैसे सोच, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, कोई भी चीज 100% आयनाइज हुई तो मान लो वो जब 70% आयनाइज हो रखी है तो लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट दोनों का रेशियो क्या हो गया, अल्फा हो गया। और थोड़ा पीछे जाओ तो सॉल्यूशन चैप्टर में भी ये लाइनें लिखी मिलेंगी आपको। तो जैसे ही अल्फा निकला इसमें अप्लाई कर दिया, और यही हालत हमें सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करने में करनी है। तो इस पूरे पेज का कंक्लूजन, लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक, अल्फा ऑफ वीक, के ए ऑफ वीक, अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, और सोल्यूबिलिटी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000, जहां मोलैरिटी थी काट दी, नॉर्मेलिटी थी काट दी, वह एक नई टर्म लिख ली है, क्या, सोल्यूबिलिटी। और एक बात और बता दूं, सोल्यूबिलिटी से आप KSP भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि हम ना 7 मिनट है हमारे पास, इन क्वेश्चंस को कर लें, जिससे हमारा दिमाग जाग जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। ध्यान से ये लो जी, बस ये लिख लो, ये लैम्डा एम ओ वीक निकालने में हेल्प कर रहा है, ये अल्फा निकालने में हेल्प कर रहा है, ये के ए निकालने में हेल्प कर रहा है, और ये सोल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सोल्युबल सोल्ट निकालने में हमारी हेल्प कर रहा है। लो जी, पहला क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। लैम्डा एम ऑफ NaCl दे रखा है स्ट्रॉन्ग, HCl दे रखा है स्ट्रॉन्ग, सोडियम एसिटेट, सारे बच्चे स्मार्ट हैं, स्ट्रॉन्ग दे रखी है वैल्यूज। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेना है एसिटिक एसिड का, वीक। एक थोड़ी सी बात को ना मैं 3 बार बोलूंगा, सुनना, देखो सुनो। अगर मैं इस सोडियम एसिटेट में HCl ऐड कर दूं, अगर मैं सोडियम एसिटेट में HCl ऐड कर दूं, सुन पा रहे हो, अगर मैं सोडियम एसिटेट में HCl ऐड कर दूं, एसिटेट H प्लस ऐड हो गया, और फिर NaCl सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक हो गया, ये ऐसे माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस कर दूं तो बचा मेरे पास कौन, एसिटिक एसिड। एक बार और बोलूंगा, मैंने कहा था 3 बार बोलूंगा तो बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई बहुत हाईफाई टॉपिक है ही नहीं। सुनो, अगर मैं आपको CH3COO Na में क्या ऐड कर दूं जी, HCl ऐड कर दूं, तो एसिटेट और H मिलकर एसिटिक एसिड, ये फालतू हो गया। अब मैं आपको
NaCl इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एग्जैक्टली एसिटिक एसिड बच जाएगा ना, वही तो किया उसने। देखो 425 किसका था, एसिटेट का। HCl का क्या है यहां पर, HCl का 91 सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, नहीं कुछ गड़बड़, ये एसिटेट का था 91, ठीक है। ये आपके पास सेकंड नंबर पे HCl था, दोनों ऐड कर दिए और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कौन था जी, CH3COONA। ये कौन था जी, HCl, अगर मैं कुछ गलत नहीं लिखा हूं तो। और ये मेरे पास था कौन, NaCl। तो इन दोनों का सम हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, एसिटिक एसिड निकला है। अगर आप और सुनना चाहते हो इसी को वापस तो हाँ भरो, नहीं तो फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाऊं। चलो सब सो गए लगता है। लो जी, अब इसका आइडिया आप मुझे दे दो, जल्दी से इसका आइडिया दो। हमें NH4OH निकालना है, तो मुझे बता दो इन सब के साथ क्या हरकतें करनी पड़ेगी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक सेकंड, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हाफ कर लें, NH4Cl को जोड़ लें, NH4Cl, ठीक है, मेरी गलती। और बेरियम क्लोराइड का हाफ कर दें, तो जो जो कटेगा बेरियम बाई टू कट जाएगा। और आधा क्लोराइड वैसे ही है, तो ये भी, ये एक से, ये Cl2 का हाफ तो एक ही हुआ ना, तो बचा कौन आपके पास, हाफ ऑफ 2 हाइड्रोक्साइड एंड 1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। बस ये वैल्यूज पुट कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ये आपके पास लैम्डा m नॉट आ जाएगा। अब देखो आगे सुनो, ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इवन इसने मुझे इट्स मोलर कंडक्टेंस 0.2 m पे दे रखी है। थोड़ा सा मुझे गाइड करोगे, अल्फा अगर निकालना हो, लो जी, लैम्डा m यहां से लाएंगे, और ये मुझे दे रखी है उसने लैम्डा MC गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे। जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा ना, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्टेड मतलब है सुन रहा है और प्रॉपरली सीख रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है कि चाहता क्या अल्फा। और अल्फा कोई नया थोड़ी दे रहा हूं, अल्फा मैंने आयनिक में करवाया था, आयनिक क्लियर में अल्फा करवाया था हमने, क्लियर। तो मैंने 2 एप्लीकेशन बताए आपको, लैम्डा m निकालना 2 बार निकलवा दिया, अल्फा निकालना 1 बार निकलवा दिया, क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं, लो जी गाइड करो। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये कंडक्टिविटी में कापा दे रखा है ना, 1.24 10⁻⁻⁶। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे अलग अलग दे रखा है, तो ये लैम्डा m नॉट ऑफ AgCl 53.8 प्लस 65.3। कोई गाइड कर पाएगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए हमें अगर मुझे सोल्युबिलिटी निकालनी है? लैम्डा m कापा इंटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी, ठीक है जी। सोल्युबिलिटी किसकी है जी? AgCl की, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अगर इस सोल्युबिलिटी से KSP बनाना हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो आप? हाँ, क्योंकि ये +1 -1 वाले जहां भी चार्ज बराबर हो तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? S²। अब कोई कहेगा ये समझ नहीं आया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी तो लेनी पड़ेगी आप लोगों को। टीचर ने तो बहुत मेहनत कर ली आपके साथ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी ना। पेपर तो आप ही नहीं दे रहे ना बच्चे, तो आपको बताया था +1 -1 हो, +2 -2 हो,
चार्ज ऑफ कैटायन एंड सेम हो तो आपका फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी। ये 3 क्वेश्चन थे बच्चे, आपने जो बोर्ड पे देखे हैं अभी, क्लियर ना, ये 3 क्वेश्चन, और इन तीनों क्वेश्चन के थ्रू हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि लैम्डा एम नॉट कैसे निकालना है, अल्फा कैसे निकालना है, सोल्युबिलिटी कैसे निकालनी है, केएसपी कैसे निकालना है, क्लियर। इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो वो कौन है, के। अब तो सोखा सा हो गया ना। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन ही हम थोड़ा सा पिक करके फिर क्लास खत्म कर देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग दोपहर में, क्लियर ना। और इसमें से कोई डाउट रहा हो तो मेरे से बात कर लेना। ये अल्फा है, अल्फा तो आपको पता चल ही गया जो भी होएगा, और के निकालना है तो अल्फा डन। और ये 0.2m कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और जनरली वीक के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर, तो के निकलेगा। तो जब आप के अल्फा निकालने लगो ना तो इस पे ज्यादा लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है आपको जो कंसेप्ट सीखना रखा हो। बोलो जी। अगली क्लास का टाइम मेरा 4 मिनट बाकी है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है बात करो, नहीं तो मैं क्लास फ्री कर दूं। बेल बज गई ना? हाँ हाँ। कौन सी बच्चे? यार एक सिम देख के पता चलेगा, शायद दूसरी होगी, पहली शायद दूसरे वाले बैच में। जो मैंने हैंड रिटन किया ना, बस उसी को लिखना, बाकी कुछ भी करने की नीड नहीं है, सबकी समरी बन चुकी है। ये पहली शीट है बच्चे। ये वाली लो जी।